सबसे पहला सवाल तो ये जो एतराज़ात उठ रहे हैं, और मैंने देखा कि जब आपने पोस्ट किया कल अपना एक निजी टेलीविजन के साथ इंटरव्यू, तो लोगों ने आप पे बड़ा तनकीद की। लोगों ने कहा कि जिस मीडिया चैनल की बायकॉट की पॉलिसी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दी है, अली मोहम्मद खान साहब, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो क्या लोगों की खदशात के मुताबिक अली मोहम्मद खान साहब और आप जैसे जो दीगर रहनुमा हैं, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं? कोई रिफ्ट मौजूद है जमात के अंदर, या जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं? आप बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बड़े आपने पर्टिनेंट सवालात उठाए हैं। जो पहला सवाल है उसका तो जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले किसी भी बड़ी जमात से अलायंस नहीं करना चाहिए, और खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। आपकी एक दफा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर गवर्नमेंट आपने बनानी है तो जो हम ख्याल कुछ जमातें होती हैं उससे आपका हुकूमत में तो हो सकता है, वो भी इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई डायरेक्शन खान साहब की तरफ से ऐसी नहीं है। तो अलायंस के तो मैं हक में नहीं हूँ, और खान साहब की डायरेक्शन भी नहीं है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है फिलहाल। वो सिर्फ एक मुलाकात की, ताज़ियत की, इस तरह नॉर्मल एक रूटीन में होती है। हमारी जितनी भी जमातों से डिस्कशन अभी होगी, और इस रवा हफ्ते भी होगी और पहले भी होती रही है, वो एक पॉइंट एजेंडा है, फ्री फेयर इलेक्शन, आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो, और उसमें किसी को भी मतलब है कि ये शिकायत ना हो कि जनाब हमें इलेक्शन फायर किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, सबको एक मौका मिले। इसके अलावा दूसरा नुक्ता तो कोई नहीं है। इस सिलसिले में कुछ जमातों से बातें हुई भी। जमीयत उलमा इस्लाम की एक दूसरी शाख है जो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ है, मौलाना शिरानी साहब जो माजी में उनके बड़े सरकर्दा रहनुमा रहे। इमरान खान साहब के मर्दान के इलेक्शन में उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, जो पिछले साल ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, मेरे हल्के में उन्होंने हमें सपोर्ट किया था फजल रहमान साहब की जमात के खिलाफ। तो उनसे एक दो दफ़ा मुलाकातें हुई हैं इस कमेटी की, असद कैसर साहब की। उसी तरह जो है पीपल्स पार्टी से भी रब्ता हुआ इस सिलसिले में, और मोहम्मद अली दुरानी साहब भी आए, उन्हें मुलाकात की कैसर साहब के साथ। और फिर हुकूमती वजीर हैं इंफॉर्मेशन के मोहतरम सोलंकी साहब, उन्होंने हमारे सीनियर मेंबर शफकत महमूद साहब से इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की, जिसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी नुमाइंदगी करते हुए शफकत साहब ने उनको यही नुक्ता सामने रखा कि हम आज़ाद शफाफ इलेक्शन और वक्त पे करने के हक में हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अलायंस वगैरह की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब खान साहब डायरेक्शन देंगे, उनकी भी मुझे जितना मैं उनको समझता हूँ, मेरा नहीं ख्याल किसी अलायंस की तरफ वो हुक्म देंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक ये चैनल वगैरह की बात है, तो चैनल के बॉयकॉट का भी जो कोर कमेटी है उसको जो ऑफिशियल मुरवजा तरीका है कि जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है वो डायरेक्शन इशू करता है कि इस चैनल का बॉयकॉट है या नहीं है। तो फिलहाल तो किसी भी चैनल के बॉयकॉट का मतलब चैनल, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कोई पॉलिसी ऐसी दी गई है और फिर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? लोगों का सवाल ये था। ऑब्वियसली आपकी मर्जी, आप जिस चैनल पे बैठे जिस चैनल पे ना बैठे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है फिलहाल, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मर्जी तो आपकी नहीं होती। आप जब जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जमात की पॉलिसी को शो करते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि किसी चैनल के ऑफिशियल बॉयकॉट का हुक्म खान साहब की तरफ से थ्रू कोर कमेटी नहीं आया, क्योंकि कोर कमेटी उस पर फैसला करती है और सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट पे एलामिया उस पर जारी करता है। आज कोर कमेटी का इजलास है, मे भी उस पर कोई फैसला ये लोग करें, तो उस पर अगर डायरेक्शन आएगी तो फिर हम जितने स्पोक्स पर्सन हैं उनको ऑफिशियल फिर नोटिफाई हो जाएगा कि आपने इस चैनल पे नहीं जाना। लेकिन अभी तक कोर कमेटी ने इस पे कोई फैसला, उम्मीद है हमारे चैनल के हवाले से आप आते हैं। नहीं, आप नहीं देखें, तहरीक इंसाफ आजादी इज़हार राय पे यकीन रखती है, किसी बॉयकॉट की बात वो नहीं है। कुछ हालात में आपको बाज़ औक़ात करना पड़ता है, जिस तरह माजी में हुआ। लेकिन आज कोर कमेटी उस पर कोई फैसला करेगी कि अगर वाकई खान साहब की कोई डायरेक्शन आई है तो आज वो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन देंगे उसके बाद तमाम स्पोक्स पर्सन उस पर अमल करेंगे। अगर बॉयकॉट है तो नहीं जाएंगे, नहीं होगा तो जाएंगे। ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, दूसरी जानिब ये जो लेवल फील्ड है, अभी इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अलावा चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, दीगर जमातें हो, इस हवाले से शिकवा करती हमें नजर आती हैं। आपको लगता है कि क्या ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अलावा तमाम तर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकवा कर रही हैं, ये जस्टिफाइड है? क्योंकि ऑब्वियसली जिस जमात का टाइम या टेन्योर चल रहा होता है या जिस पे अच्छा वक्त आ रहा होता है, तो वो कहता है जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। देखें, इस मुल्क में
सियासत में ये छांगा मांगा सियासत, और जिस तरह हमारे साथ हुआ, जिस तरह खान साहब की हुकूमत जो गिराई गई और उसके लिए सिंध हाउस यूज हुआ, और बिल्कुल जरदारी साहब जो है उसमें उतने इक्वली जिम्मेदार हैं जितने मियाँ साहब हैं या जितने फजल रहमान साहब, जिन लोगों ने मिलकर ये सारा किया था उस वक्त। तो सिंध हाउस को इसलिए तो यूज नहीं होना चाहिए था। सिंध हाउस तो वफाक की अलामत है, एक रियासती इकाई है। वहाँ जिस तरह हमारे मेंबरान को उनके जमीर के देखिए कोई किसका अचानक जमीर जाग जाता है, जाके उधर बैठ जाता है, और ये सारी चीजें हुई हैं, हमारे खिलाफ हुई हैं। तो जो हम बात करें वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब उसमें कोई भी जमात को अगर आप एक्स्ट्रा कोई एज मिल रहा है, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं मियाँ साहब 4 साल अदालत से वो हाजिर नहीं हो रहे थे और अदालत से वो मफरूर थे, फिर जब जिस तरह आए हैं आप मुवाजना कीजिएगा कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जब बुलाया हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, तो उनको जख्मी हालत में उनकी टांग गोलियां लगी हुई टांग में उनको आना पड़ा, और उनको थ्रेट्स भी थे, लाइव थ्रेट्स थे, और उसके बावजूद आके उन्होंने बायोमेट्रिक किया, और वहीं से पर उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई हाई कोर्ट के हाथे से, तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन वही हाई कोर्ट के जो लोग हैं वो फिर जाके एयरपोर्ट पे मियाँ साहब को बायोमेट्रिक होता है, ये एक सवाल उठता है। हमारे वकला ने इस पे बात की है कि इक्वल सबको ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर जिस तरीके से रियासती जो हमारे पुलिस के जो ओहदेदार हैं या और जो जिम्मेदार लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर जो भी हैं, आपने वो नज़ारे देखे होंगे कि उन्होंने मियाँ साहब को सलूट किया। मियाँ साहब जो है वज़ीर आज़म नहीं है, जब वो वज़ीर आज़म कभी बनेंगे फिर आप कीजिएगा सलूट, लेकिन इस वक्त वो एक मुजरिम है। तो देखिए सुन लीजिए ना ये चीजें, फिर जिस तरह उनका जो जलसा हुआ, बसत शौक का नहीं जलसा, लेकिन जलसे में जिस तरह हुकूमती सपोर्ट उनको मिली, और जलसे से पहले वो अदालत नहीं गए, मतलब पेश नहीं हुए, वो गए तो जेल से थे ना, अदालत से उनको फैसला मिलता, फिर वो बेल लेके जाते। तो ये चीजें ऐसी हैं जिस पे सिर्फ तरीके साफ नहीं। अच्छा, मैं दोबारा जरा पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल प्रोसेस है मैं सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है आपको मौके पहुंचा। मैं जरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है मैं उसकी तरफ दोबारा आपको वापस लाना चाहूंगा, क्योंकि सियासत बातचीत का अमल है, बातचीत अगर होती रहे तो कोई ना कोई हल निकल आता है। ऐसा लगता है कि अब तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये एहसास हो रहा है कि नहीं हमें बातचीत की तरफ जाना चाहिए। और आप असद कैसर साहब इनफैक्ट उन सियासी शख्सियात में शामिल हैं जो बातचीत के हामी रहे हैं हमेशा। आपने जो मुकाबले की सियासत है उसके अंदर आपने एक्सट्रीमिज़म को नहीं आने दिया, मोस्टली आपने अच्छी बात की है, एक दरमियानी बात की है। इस वक्त क्या ये जो आप 3-4 लोग हैं बाहर और एक्टिव भी हैं जो किसी और पार्टी में भी नहीं गए, आपके पास अली मोहम्मद खान साहब इतना मैंडेट मौजूद है आपके चेयरमैन की तरफ से कि आप उनके बिहाफ पे किसी पार्टी के साथ बात कर सकें? कोई ऐसी नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई है आपकी पार्टी के अंदर जो कि बात कर सके? क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ अगर सिर्फ रिलाई कर रही है तो वो अपने वकला पे कर रही है। इमरान खान साहब ने भी अगर मुलाकात के लिए कहा है कोर्ट से तो अपने वकला का जो 8-10 वकला का पैनल है उसकी बात की है। सियासी रहनुमाओं को उन्होंने जेल बुलाया भी नहीं है। तो आपके पास कोई मैंडेट है ऐसा जिस पे आप बात कर सकते हैं? देखिए, जहां तक डायलॉग की बात है, मैं तो शुरू दिन से जब से ये मसला बना है तो मैंने ये बात की है, बल्कि मैं तो सदर मुमलिकत को उसमें रोल अदा करने का भी मैंने दरखास्त की है कि वो खान साहब जो सबसे बड़ी जमात के मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको जरदारी साहब, मियाँ साहब, सबको बुलाएं बिठाएं एक पॉइंट पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और किसी को जो है एज उसमें ना मिले, आवाम को फैसला करने दें ताकि कल को फिर कोई जो है वो गिला ना करे। अब देखें, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनेकाद के लिए सियासी जमातें बैठती हैं तो ये तो जमहूरियत को मुस्तहकम करने वाली बात है, इसमें कोई किसी जमात से इल्हाक नहीं कर रहा। और अगर आपने सियासी जमात से बात नहीं करनी तो फिर आप काहे की सियासत है और कौन सी जमहूरियत है? आप अपना मौकफ रखते हैं, वो उसको छोड़ते नहीं है, दूसरे की बात सुनते हैं। हमने क्या कहना है? हमने ये कहना है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। हमारे जितने लोग जेलों में हैं, जिनको आज तो सूरत हाल ये है कि हमारे लोग जो हैं वो किसी मामूली सी रैली के लिए नहीं निकल सके। देखिए, कल जबरदस्त रैली निकाली है जमात इस्लामी ने, मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो गजा रैली निकाली है, हम सबके दिलों की तर्जुमानी की है, उससे 10 गुना बड़ी हम निकाल सकते हैं, हमें इजाजत नहीं है। ये साफ बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस तरह के हालात में इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठता है कि एक जमात को क्यों कॉर्नर किया जा रहा है और उसको क्यों जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखें, अब फलस्तीन से बड़ा कॉज तो कोई नहीं है। 14 अगस्त में हम ना निकल सके, 6 सितंबर को ना निकल सके, 6 सितंबर को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत से मामलात में आपकी पार्टी को शदीद चैलेंजेस का सामना है। वी कैन सी दैट। इसमें जो दूसरा अहम सवाल है कि क्या पॉलिटिकल कमेटी को मैंडेट है? मैं वही कह रहा हूं कि फिर इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, सियासी हिकमत अमली क्या है फिर इससे निकलने के लिए? ये पूछ देखिए, मैं अर्ज करता हूं जी, जो लीगल केसेस हैं वो वकला ने करने हैं। जो पॉलिटिकल जमात के पॉलिटिकल फैसले हैं
وہ عمران خان صاحب نے کرنے ہیں اور اس میں کور کمیٹی کی مشاورت ہوگی اور کور کمیٹی کے ذریعے وہ فیصلے لاگو ہوں گے. کور کمیٹی نے تقریباً 2-1 مہینے سے، بلکہ جب سے خان صاحب جیل میں ہیں، یہ ریکویسٹ بھیجی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اجازت ملنے کی، لیکن اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کور کمیٹی کے ممبران کو جو ہیں ان کو ابھی تک اجازت نہیں ملی. صرف فیملی ممبرز یا وہ وکلاء جو ان کے کیسز کر رہے ہیں ان کی اجازت. آپ کے چیئرمین نے خواہش کا اظہار بھی تو نہیں کیا نا آپ سے ملنے کے لیے؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اپنی اہلیہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، وکلاء سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے ملنے کا اظہار کیا ہو، خواہش کا اظہار کیا ہو. دیکھیں، خان صاحب خود ایک سیاسی لیڈر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کور کمیٹی کے ممبران سے نہیں ملنا چاہتے؟ یہ تو ایک عجیب طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کور کمیٹی نے ریکویسٹ بھیجی ہے، ابھی تک ہمارے کور کمیٹی کو اجازت نہیں ملی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے صرف فیملی ممبرز اور وکلاء کو جو ہے وہ اجازت ملی ہے، اور وہ بھی ہفتے میں ایک دن. آپ کے فیملی ممبر جو ہیں وہ ٹیوزڈے کے دن جو ہے وہ جا سکتے ہیں. وکلاء بھی، وہ وکلاء جو ریگولر ان کے کیسز اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہے. اگر کوئی اور جاتا ہے، بلکہ ان کو بھی جو ہے آسانی سے اندر نہیں جانے دیا جاتا، ان کو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں. کور کمیٹی کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچتی ہے، کور کمیٹی اس پہ فیصلہ کرتی ہے، پھر اعلامیہ جو ہے وہ جاری کرتی ہے. کور کمیٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ کمیٹیاں انہوں نے بنائی لیگل کیسز کے لیے، لیگل کمیٹی اپنی بنائی جس کو وکلاء ہاؤس میں ہیں، اور اسی طرح انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی جماعتوں سے انگیجمنٹ کے لیے کہ الیکشن کے حوالے سے ان سے بات کرے. تو الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو کور کمیٹی کی طرف سے فل مینڈیٹ حاصل ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر وہ رن کریں. اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے اس پہ پھر وہ خان صاحب سے ڈائریکشن لیتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے کسی جماعت سے الحاق کرنا ہے، وہ خان صاحب کی ڈائریکشن سے ہوگا. ایسے ابھی کوئی ڈیولپمنٹ ایسی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی محمد خان صاحب، ان دا اینڈ یہ جو ہم آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں وہی چہرے ہیں پرانے جو تحریک انصاف کا حصہ تھے، اب وہ پرانے چہرے نئی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور وعدے ہیں، جو باتیں ہیں، وہ سب وہی ہیں جو شاید وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی جماعت ہے انہوں نے کچھ جلسے اور کچھ کیمپینز بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا جو مینڈیٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام سے، یا جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے پبلک کو لے کر، کیا پبلک اب ان کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرے گی؟ کیونکہ کچھ عرصہ قبل یہ تحریک انصاف کا حصہ تھے اور اب یہ ایک نئی جماعت کا حصہ بنے ہیں جو کہ سیاسی افق پہ نمودار ہوئی ہے، بٹ اسٹل اوبویسلی بہت سارے چیلنجز اس جماعت کے لیے بھی ہوں گے. کیا یہ تقدیر بدلے گی عوام کی؟ بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی علی بھائی کے منہ پہ اس سوال میں. دیکھیں، کبھی بھی جو اپنے ریوڑ سے جو بچھڑتا ہے تو اس کو پھر بیڑے کھا جاتے ہیں. تو یہ ریوڑ سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی کوئی پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہے. میرے لیے قابل احترام ہے، ہم ایک فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، کھایا پیا ہے ہم نے، لیکن ان کی کیا پولیٹیکل سٹیکس ہیں؟ دیکھیں، صاف بات میرے سے سنیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی سے، ایم کیو ایم کا مقابلہ کراچی میں پی ٹی آئی سے، پنجاب میں نون کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی سے، خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کی جماعت کا، فضل الرحمان صاحب کی جے او آئی اور اے این پی کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی سے. ہر جگہ مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے. پی ٹی آئی ہر جگہ موجود ہے، وہاں جماعتیں بدل رہی ہیں مختلف صوبوں میں. تو آپ مجھے بتائیں اس میں یہ جو ہے آئی پی پی جو ہے یہ کدھر ہے؟ اور کے پی کے میں جو دوسری وہ ہے جو ہمارے جو ہے کیا نام ہے اس جماعت کا، وہ کدھر ہے؟ عوام دیکھیں، عوام اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی راتوں رات کی جماعت کھڑی ہو جائے اور اس کے پیچھے چل پڑے. دیکھیں، نیور انڈر ایسٹیمیٹ the common sense of an ordinary man. پاکستانی قوم بڑی اویئر لوگ ہیں اور آپ اس کو دیکھ لیں گے. اسی لیے تو تحریک انصاف ایک بات کرتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے دو، بکسا رکھنے دو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ہمارا مینڈیٹ نہ ہوتا، اگر ہمارا ووٹ بینک نہ ہوتا، اگر لوگوں کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ اور پکا یقین نہ ہوتا کہ 2/3 اکثریت لینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، الیکشن کب کے ہو چکے ہوتے. لوگوں کی جو شیروانیاں ہیں وہ سلوا کے 3 دفعہ دلوا بھی چکے ہوتے. ٹھیک ہے، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. عمران خان لے جائے گا. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا موقف ہم تک پہنچا.